साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। उन्होंने जी, अपने पुत्र अग्निमित्रम के नेतृत्व में विदर्भ का अभियान किया। उस समय विदर्भ के शासक यज्ञसेन हुआ करते थे, जिसे अग्निमित्रम ने पराजित कर विदर्भ को अपने पिता के साम्राज्य में मिला लिया। मौर्योत्तर काल में दुगो शासन हुआ, देशी शासन, विदेशी शासन। देशी शासन में हो गया शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। कौन वंश? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। और एक विदेशी शासन हुआ, जो विदेशी आक्रमण किए ना, और जो भारत पे विदेशी आक्रमण करके जीत हासिल किया, उसमें 4 वंश लमसम पढ़ा जाता है, जिसमें से हिंदी यवन शासक यहाँ पे हिंदी यमन आके यहाँ पे शासन किया। पल्लव कुषाण। हिंदी यमन शासक शक, पल्लव, कुषाण, मतलब एक शक हो गया, आक्रमण ये सब किया था। पल्लव वंश, कुषाण वंश। तो देशी शासन में हो गया एक शुंग वंश। तो शुंग वंश को शुरू करते हैं। जैसे शुंग वंश 185 ईस्वी से 75 ईस्वी बीसी है, मतलब ईसा पूर्व बीसी है। हो गया ना, कहानी खत्म। यही तो कंफ्यूजन है यार, मतलब घटेगा तो कंफर्म है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, वो छोड़ा ना, एसी मतलब ईसवी। मतलब कंफ्यूजन किसी को होगा ना, ये ईसवी लिखा हुआ है कि ईसा पूर्व लिखा हुआ है, मतलब इधर घट रहा है ना। 185 से 75 मतलब ईसा पूर्व हो गया, मतलब घट रहा है, मतलब ईसा पूर्व में चला जाता है। अब बढ़ रहा है तो ईसवी में हो जाएगा, जैसे अभी बढ़ रहा है। तो शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्र की हत्या कर पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र की राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। वही सांस्कृतिक राजधानी विदिशा हुआ करती थी। मतलब 2 राजधानी हो गया ना शुंग वंश की। राजनीतिक राजधानी हो गया पाटलिपुत्रा, जो भी पटना है, और एक हो गया सांस्कृतिक राजधानी विदिशा। पुष्यमित्र एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था, मतलब साम्राज्य जीतने में उसका ज़्यादा दिलचस्प हुआ करता, वही साम्राज्यवादी हो गया। उन्होंने अपने पुत्र, मतलब वही हो गया साम्राज्यवादी, मतलब दूसरे पर आक्रमण करके उसके अपने में मिलाया, या कोई और विधि से मिला सकता है। जैसे बिंबिसार हो गए, विवाह करके मिलाया करते थे अधिकतर, तो वही हो गया अपना राजनीति। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, किसी भी तौर पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया करते थे। पुष्यमित्र का एक पुत्र हुआ करता था अग्निमित्र। अग्निमित्र के नेतृत्व में विदर्भ का अभियान किया। उस समय विदर्भ के शासक यज्ञसेन हुआ करते थे, जिससे अग्निमित्र ने पराजित कर विदर्भ को अपना पिता के साम्राज्य में मिला लिया। मतलब हुआ ना साम्राज्यवादी, मतलब आक्रमण कर विदर्भ को अपने पिता के साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अग्निमित्र ने। शुंग वंश। विदर्भ अभियान के दौरान ही अग्निमित्र की नजर यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका पर पड़ा, और फिर अग्निमित्र मालविका से प्रेम कर बैठा। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के बारे में जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम नामक साहित्य से मिलती है, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। मतलब मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। मालविका अग्निमित्रम में किसकी प्रेम कहानी का विवरण है? कथी नाम है? मालविका। एक तो मालविका पहले से ही लिखा हुआ है, मतलब मालविका अग्निमित्रम, तो स्पष्ट हो रहा है मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी थी। इसकी लेखक कौन था? मतलब साहित्य को कौन लिखा था? कालिदास। अग्निमित्र राजा बनने से पहले विदिशा के गेप्ता होगा, गेप्ता यानी उपराजा। गुप्ता कहाँ से हो जाएगा? गेप्ता यानी उपराजा हुआ करते थे।
अब पुष्यमित्र शुंग को लेकर यह कहा जाता था गिप्ता न होते, गुप्ता होते, तो गलती लिख लिया। गिप्ता हो जाएगा, सर्च कर लो इसी बात पे। अग्निमित्र राजा बनने से पहले विदिशा के क्या हुआ करते थे? मालविका पता चलता है कि विदर्भ की राजकुमारी मालविका। ये नहीं हो यार, ये चाहिए। शुंग वंश के संस्थापक पुष्य शुंग के बेटे अग्निमित्र राजा बनने से पहले विदिशा यानी कि आधुनिक भिलासा के राज्यपाल हुआ गुप्त्री हुआ करते थे। और यार इसका इंग्लिश बताना चाहिए था, उस समय क्या कहा जाता था। ऐसे हो जाता है। ट्रांसलेशन पे वही होगा, गिप्ता हो जाएगा। गोप मतलब राजा होता है ना, क्यों राजा होता है? गोपे मतलब गोपत्री है, गोपत्री, गिप्ता, गुप्ता होते हैं। गोप मतलब तो जानते हैं राजा होता है, गुप्ता भी हो सकता है, गोपन करने वाला, जो वही रिलेटिव हो गया गुप्ता या गिप्ता। इसमें क्या है जरूरी, बस उपराजा था ना, बस हो गया। पुष्यमित्र शुंग को लेकर यह कहा जाता था कि उनके समय हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा का पूर्ण उत्थान हुआ। मतलब हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा का पूर्ण उत्थान हुआ। पुष्यमित्र का राज पुरोहित कौन था? पतंजलि, यानी कि पुष्यमित्र का राज पुरोहित पतंजलि हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में योग दर्शन के हाँ वही योग दर्शन, तो वही ना बोला, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि रहा करते थे। मतलब पुष्यमित्र का राज पुरोहित दरबारी कवि था पतंजलि, राज पुरोहित कवि था पतंजलि, और वही हो गया दरबारी कवि भी पतंजलि हुआ करते थे। उन्होंने महाभाष्य नामक साहित्य की रचना की थी। तो महाभाष्य नामक साहित्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसकी जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसका विवरण कौन सा अभिलेख में है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। हाँ, अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख किसने लिखा था? पतंजलि। अयोध्या अभिलेख धनदेव हो जाएगा ना, क्योंकि धनदेव ने लिखा था अयोध्या अभिलेख किसके बारे में? जो पतंजलि ने किया था पुष्यमित्र के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ मतलब यज्ञ के आयोजन हो रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया जाता है? पता नहीं यार, इतना जरूरी नहीं। साम्राज्य विस्तार के लिए, जैसे घोड़ा दौड़ाया जाता है। हाँ। घोड़ा मतलब जहाँ तक गया उसका साम्राज्य हो गया, वही ना था रिलेटिव। घोड़ा दौड़ाया जाता था साम्राज्य विस्तार के लिए। पुष्यमित्र के ऊपर यह आरोप लगा करता था कि वे बौद्ध विरोधी था, लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि उन्होंने भरहुत स्तूप क्या है? स्तूप भरहुत स्तूप अच्छा निर्माण करवाया ना। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया तथा सांची के स्तूप को अस्थायी रूप प्रदान किया। और ये भरहुत स्तूप और सांची के स्तूप कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। फिर कर दिया गलती, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तब ने बौद्ध विरोधी हुआ करता था। पागल हो, देखो ये भरहुत स्तूप और सांची स्तूप बौद्ध से रिलेटेड हुआ करता था। तब ना दुनिया कहता था कि बौद्ध विरोधी हो गए, लेकिन इन्होंने निर्माण करवाया, इसको लेकर इनको बौद्ध विरोधी नहीं कहा जा सकता है।
वही चीज ना है। पुष्यमित्र के ऊपर यह आरोप लगा करता था कि वो बौद्ध विरोधी था। फिर लेकिन लगा क्यों? लेकिन ध्यान रहने वाली यह बात है कि उन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया और सांची स्तूप का निर्माण करवाया। मतलब भरहुत स्तूप और सांची स्तूप दोनों हो गया ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो इससे हो गया कि वो बौद्ध विरोधी नहीं थे, फिर भी उन पर आरोप लगाया जाता था वो बौद्ध विरोधी थे। पुष्यमित्र शुंग अपने समकालीन हिंद यमन शासक मिनांडर, देखो यार यही सब तो याद नहीं होता है, हमारा पड़ जाता है वहाँ पर। पुष्यमित्र शुंग अपने समकालीन हिंद यमन शासक मिंडार ठीक तो मिनांडर है रे भोसरी। मिनांडर को पराजित किया था। तो अब याद नहीं होता है। मिनांडर हिंद यमन शासक मिनांडर। पुष्यमित्र शुंग अपने समकालीन हिंद यमन शासक मिनांडर को पराजित किया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने किसे पराजित किया? हिंद यमन शासक मिनांडर को, जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, मतलब उसी के लमसम में। पुष्यमित्र शुंग के निधन होने के बाद शुंग वंश का अगला शासक अग्निमित्र बना। वही अग्निमित्र जो उनके पुत्र थे पुष्यमित्र के। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के निधन के बाद अगला शासक जो अग्निमित्र बना, जो एक अयोग्य साबित हो गया। मतलब वो योग्य नहीं थे उस पद का, फिर भी शासक बने। शुंग वंश के कुल 10 शासक हुए। जिसमें शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र हुए जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया था। मतलब 9वें शासक का बारे में बात कर रहा है। शुंग वंश में 10 शासक हुए, कुल 10 शासक, जिसमें से 9वें शासक भागभद्र हुए जिन्होंने भगवत धर्म को अपनाया। हिंद यमन शासक अंतिअल्किडस, क्या नाम है यार, दिल खुश हो जाता है। याद नहीं होता है। अंतिअल्किडस, मतलब इसको तोड़ के पढ़ना पड़ता है तो याद कहाँ होगा। अंतिअल्किडस का राजदूत बनकर हेलियोडोटस भागभद्र के दरबार में आया था। देखो यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। हेलियोडोटस किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में, यानी कि शुंग वंश के समय में आया था। वैसे नहीं पूछता है किसके दरबार में। हेलियोडोटस कौन से वंश के समय में आया था? शुंग वंश के समय में। क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ पूछा गया है इसी टाइप से। हेलियोडोटस किस वंश के समय में आया था? शुंग वंश के समय में। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में। किसके राजदूत थे? अंतिअल्किडस का। भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को अपना लिया। हेलियोडोटस ने मध्य प्रदेश के विदिशा या वेश नगर में एक गुरूर स्तंभ, गलत लिखा हुआ है क्या? कहाँ पर? गरुड़ स्तंभ गरुड़ होते हैं ना? ठीक तो है। गुरूर लिखा हुआ है। गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। ये गुरूर स्तंभ लेख किन से संबंधित है? हेलियोडोटस। मतलब कौन से भगवान से संबंधित है? यह थी, जब ये भागवत धर्म से है तो विष्णु भगवान से हो जाएंगे संबंधित। यानी कि विष्णु भगवान के सम्मान में हेलियोडोटस ने कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया? गुरूर स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। यह एक निजी स्तंभ लेख था। इस स्तंभ पर विष्णु के लिए
देवदस्य 2 बार तो नहीं लिखा गया है, देवस्य, 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 हाँ ठीक है, देवस्य शब्द का प्रयोग किया। शुंग वंश के 10वें और अंतिम शासक, यानी कि 10 कुल शासक हुए, अब अंतिम शासक का बात है। अंतिम शासक 10वें शासक देवभूति हुए, जिनकी हत्या वासुदेव कन ने कर दिया। इनकी वासुदेव कन ने कर दिया, मतलब कन वंश का अब शासन होगा। तो अंतिम शासक कौन हो गए? देवभूति। देवभूति जिसकी हत्या किसने किया? वासुदेव कन। वासुदेव कन ने। और वासुदेव कन ने शुंग वंश के स्थान पर कौन से वंश का स्थापन किया? कन वंश का स्थापन किया। अब कन वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 30 ईसा पूर्व। हाँ, शुंगों के बाद कन वंश का शासन भारत में हुआ। अच्छा, ये तो भारतीय का बात में हो रहा है, भारत में हुआ। इस वंश के शासन की स्थापना वासुदेव कन ने किया। वासुदेव कन ने किया, किन की हत्या करके? देवभूति की हत्या करके। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को पराजित कर किया। इस वंश ने शुंग शासकों द्वारा शुरू किए गए वैदिक सांस्कृतिक परंपरा को लगातार जारी करने का काम किया। मतलब सांस्कृतिक परंपरा को लगातार कन वंश ने भी जारी किया, मतलब उसमें काम करते रहा। इस वंश ने वासुदेव कन के बाद अगले शासक भूमिमित्र कन बने। मतलब वासुदेव वंश के बाद कौन बना अगला शासक? भूमिमित्र। और वहाँ शुंग वंश में कौन बना था पहला शासक? वासुदेव का। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्रम। अग्निमित्रम अयोग्य साबित हुआ। अयोग्य साबित हुआ। और 9वें शासक कौन था शुंग वंश का? भागभद्र था। 10वें शासक में भागभद्र था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र हुए, जिन्होंने भागवत देव था। कौन? देवभूति। देख लो यार, क्या आदमी रहेंगे हम, इतना जल्दी भूल जाते हैं। भागवत हो गए 9वां ना, ये हो गए देवभूति 10वां। भागभद्र 9वां हुए ना। भागभद्र के समय में कौन आया था? अंतियालकीरस का राजदूत बनकर हेलियोडोटस आया था। ये बोलो तो मतलब पूरा बोलो, तब ध्यान में रहे। हेलियोडोटस आया किसका राजदूत बनकर? अंतियालकीरस। भागभद्र कौन सा धर्म को अपनाया? भागवत धर्म को मतलब उसका नाम से रिलेटेड है ना। भागवत धर्म कौन से भगवान से संबंधित है? इंद्र भगवान से। विष्णु भगवान से। हेलियोडोटस ने किस स्तंभ लेख का निर्माण करवाया? सांची के स्तूप। और फिर गड़बड़ा रहा है। सांची कहाँ चला गया? गुरूर स्तंभ लेख। गुरूर स्तंभ लेख किसके सम्मान में? विष्णु भगवान के सम्मान में। और सांची के स्तूप में गड़वाया ना। सांची के स्तूप क्या है पता है? विष्णु भगवान के लिए। वो ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सांची का स्तूप जो इनको बोला जाता ना बौद्ध विरोधी। कर देख किधर गए, कहाँ गए यार? अग्निमित्रम के बौद्ध विरोधी। अभी रुको ना, खोजते हैं, मतलब कंफर्म कर देते हैं। ये रहा ना, अब रहने दो। जो है बौद्ध विरोधी। बोला जाता है ना, पुष्यमित्र के ऊपर आरोप लगाया था। पुष्यमित्र को जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था, उनको आरोप लगाया। पहला चैप्टर याद है? अभी छोड़ो ना पहला चैप्टर को, जो पढ़ रहे हैं ऊपर कोई फायदा नहीं। पहला चैप्टर पढ़ो। पहला चैप्टर, इसमें चैप्टर आसमान जमीन का अंतर है। तो वो पहला चैप्टर पढ़वाई ना तो इतना ज्यादा समझ में। तो पहला चैप्टर से रिलेटेड पूरा आधी प्राचीन के इतिहास है। नहीं विश्वास है तो देख लो। पहला चैप्टर कौन चीज है? वो खाली साहित्य याद करना पड़ता है। पहला चैप्टर जानकारी देता है। तो ई पढ़ेगा तो जानकारी नहीं देगा, तो कुछ भी बोलते रहता है यार। अब कन वंश को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।